तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम हमारी फोर्थ पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो पोइट हैं इस पोएम को लिखने वाले वो हैं जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स बच्चों बहुत ही फेमस पोइट हैं, तो इनकी एक बहुत अच्छी पोएम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पोइट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, हम जान लेते हैं हमारे पोइट जॉन कीट्स के बारे में। अबाउट द पोइट, तो सबसे पहले बच्चों हम जॉन कीट्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। तो ये जो हमारे पोइट हैं जॉन कीट्स, ये ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये एक रोमांटिक पोइट थे। बच्चों, रोमांटिक पोइट का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है बच्चों, उसमें अलग अलग एराज आए थे, अलग अलग युग आए थे जब अलग तरह का लिटरेचर लिखा जाता था। तो जो रोमांटिक एरा था उस समय इस तरह का लिटरेचर लिखा जाता था जो कि पूरी तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड होता था, जो कि फुल ऑफ इमोशंस होता था, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, फुल ऑफ सेंसेशन होता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रियलिटी से दूर होता था और पूरी तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड होता था। वो था रोमांटिक लिटरेचर। तो जो पोइट हैं जॉन कीट्स, ये भी एक रोमांटिक पोइट थे, यानी इनकी भी जो पोइट्री थी उसमें हर तरह से हम इमेजिनेशन को देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस का यूज़ किया गया है, बहुत सारे इमोशंस इनकी पोएम में यूज़ किए गए हैं, यानी कि रियलिटी उसमें कम देखने को मिलती है और इमेजिनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजनरी और इमोशंस का यूज़ इनकी पोएम में हम देख सकते हैं। Although trained to be a surgeon, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। तो जॉन कीट्स जो थे इन्होंने ट्रेनिंग ली थी किसकी? सर्जन की। तो ये बहुत अच्छी अपनी एजुकेशन इन्होंने की थी, ये एक सर्जन बनने वाले थे, ये एक ट्रेंड सर्जन थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। किसके लिए? पोइट्री के लिए। तो इनकी जो बेसिक फॉर्मल एजुकेशन थी वो क्या थी? एक सर्जन बनने की थी, लेकिन बाद में इनका इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ हो गया था और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये कम्प्लीटली पूरी तरह से सिर्फ पोइट्री का काम करेंगे, लिटरेरी वर्क करेंगे। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। तो जो जॉन कीट्स हैं इनका जो सीक्रेट है, यानी ये इतने फेमस पोइट थे, तो इतने फेमस कैसे हो पाए? इनका जो सीक्रेट है और इनकी जो पावर है, क्या पावर थी इनके पास? टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, कि ये अपने रीडर्स को, जो भी इनकी पोएम पढ़ा करते थे, उन सभी रीडर्स को ये क्या करते थे? स्वे किया करते थे। स्वे यानी मूव फ्रॉम साइड टू साइड। तो अपनी पोएम में जैसे जैसे मूड वो प्रेजेंट करते थे, रीडर भी इनकी पोएम पढ़ते पढ़ते उसी तरह से साइड टू साइड मूव होता रहता है और वो क्या फील करता है? डिलाइट, यानी एक हैप्पीनेस फील करता है। तो ये पावर थी कीट्स के पास कि वो अपने रीडर को अपने साथ स्वे करवाते थे, जैसा वो चाहते थे। जो मूड वो प्रेजेंट करते थे अपनी पोएम में, रीडर उस पोएम को पढ़ते समय वही मूड फील करता था और वो भी कीट्स के साथ ही स्वे करने लगता था। और अगर कीट्स उसमें कोई हैप्पी मूड की बात कर रहे हैं तो वो भी हैप्पीनेस फील करता था। तो ये पावर थी जॉन कीट्स की। लाइज प्राइमरली, तो ये जो उनका सीक्रेट है, ये जो इनकी पावर है, ये पावर प्राइमरली यानी मुख्य रूप से क्यों थी उनके पास, किस चीज़ में थी? इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। तो उनकी ये पावर, उनका ये सीक्रेट उनको क्यों मिला था? क्योंकि उनके पास एक गिफ्ट था, क्या? कि वो इस वर्ल्ड को क्या कर सकते थे? परसीव कर सकते थे। वो इस वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ पाए थे, इस वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे। एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और जहाँ तक उनकी पोइट्री की लैंग्वेज की बात है तो वो हमेशा अपने ही एस्पायरेशंस कहते हैं बच्चों, इच्छा, डिज़ायर, तो अपनी ही इच्छा में और अपने ही मूड में अपनी लैंग्वेज को लिखा करते थे। तो जॉन कीट्स का जो सीक्रेट था, उनकी जो पावर थी कि वो अपनी पोइट्री के द्वारा अपने रीडर्स को स्वे कर सकते थे, उनको डिलाइट फील करवा सकते थे। वो पावर उनके पास इसीलिए थी कि उन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझा था, यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, उनके नेचर के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। और उनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज होती थी वो उन्हीं के एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंग, उन्हीं के मूड के अकॉर्डिंग वो यूज़ किया करते थे।
The following is an excerpt from his poem एंड्रीमियन अ पोइट्रिक रोमांस। और हम जो ये पोएम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम एक्चुअल में एक एग्जैप्ट है, एग्जैप्ट यानी एक छोटा पार्ट है किसका, उनकी एक पोएम का जो उन्होंने लिखी थी किस नाम से, एंड्रीमियन अ पोइट्रिक रोमांस। तो ये उनकी एक बहुत फेमस, बहुत बड़ी पोएम थी, एंड्रीमियन अ पोइट्रिक रोमांस। उस बड़ी पोएम का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे हमारी पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। और ये जो पोएम उन्होंने बड़ी लिखी थी एंड्रीमियन अ पोइट्रिक रोमांस, ये पोएम क्या थी, ये एक्चुअल में बेस्ड यानी आधारित थी किस पर, एक ग्रीक लीजेंड पे, इन विच एंड्रीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। और इस पोएम में क्या हुआ था, जो एंड्रीमियन था, अब एंड्रीमियन कौन था, वो एक शेपर्ड था। शेपर्ड कहते हैं बच्चों चरवाहा, जो कि गाय या भेड़ बकरी चराने का काम करता है। तो एंड्रीमियन नाम का एक शेपर्ड है इस पोएम में, एक चरवाहा है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही यंग है, और वो चरवाहा के साथ साथ थोड़ी बहुत पोइट्री भी कर लेता है। तो वो एक पोइट भी है और एक शेपर्ड भी है। तो उसको क्या होता है, और वो कहाँ रहता था, वो माउंट लेटमोस में रहा करता था। तो उसे सिंथिया का एक विज़न होता है, और सिंथिया कौन है, ये द मून गॉडेस हैं। तो ये जो उन्होंने पोएम लिखी थी एंड्रीमियन अ पोइट्रिक रोमांस, इसमें एंड्रीमियन एक बॉय का नाम था जो कि बहुत यंग था, बहुत ब्यूटीफुल था, और वो एक शेपर्ड था, और साथ साथ वो एक पोइट भी था, और उसको विज़न हुआ था गॉडेस सिंथिया का, जो कि कौन है, मून गॉडेस है, उनका उसे विज़न हुआ था। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। तो जब उसे सिंथिया का विज़न हुआ, उसने सिंथिया को एक बार देखा, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा एन्चांटेड यानी बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया, एक तरह से वो मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर उसने रिजॉल्व किया, उसने डिसीजन लिया क्या, कि वो सिंथिया को ढूंढ के रहेगा, वो सिंथिया को एक्चुअल में देख के रहेगा। तो इसीलिए वो क्या करता रहता था, वांडर्ड यानी भटकता रहता था, घूमता रहता था, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में से, और डाउन अंडर द सी, और सी के अंडर, सी के नीचे भी। तो सिंथिया को, गॉडेस सिंथिया को ढूंढने के लिए वो फॉरेस्ट में भटकता रहता था, और अंडर द सी भी वो जाता था सिंथिया को ढूंढने के लिए। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी पोएम है, ग्रीक लीजेंड पे बेस्ड है, और इसी पोएम का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी में। तो बच्चों, जॉन केज बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े पोइट हैं, और इनकी पोएम पढ़ने की हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we breathing। तो बच्चों, पोएम स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो पोएम है बच्चों, ये लिखी है जॉन केट्स ने एक पर्टिकुलर राइम स्कीम में। अब बच्चों, राइम स्कीम क्या होती है, जो भी पोएम की लाइन होती है, लाइन का जो एंड वर्ड होता है, अगर दो एंड वर्ड की जो लास्ट एंडिंग साउंड होती है वो सेम होती है, तो वहाँ एक राइम स्कीम क्रिएट होती है। जैसे हम देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का एंड वर्ड क्या है, फॉरएवर, सेकंड का क्या है, नेवर। तो बच्चों आप बोल के देखिए, फॉरएवर, नेवर, एक जैसी साउंड है दोनों के लास्ट में, फॉरएवर, नेवर। तो दोनों के लास्ट में वर, मतलब दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड से एंड हो रहे हैं। तो ये होती है बच्चों राइम स्कीम। तो जब हम पोइट्री हम पढ़ते हैं, और पोएम की जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन के अगर दो लाइंस के अगर लास्ट वर्ड सेम साउंड से एंड हो रहे हैं, तो बच्चों इसमें हम स्टार्टिंग साउंड नहीं देखते। जैसे कि हमने लिटरेरी टर्म पढ़ा था अलिट्रेशन, उसमें हम क्या देखते हैं कि वर्ड स्टार्ट किस साउंड से होते हैं। तो राइम स्कीम में हम स्टार्टिंग साउंड नहीं देखते, जैसे कि हम अलिट्रेशन
पंक्चुएशन में देखते हैं, बल्कि राइम स्कीम में हम एंडिंग साउंड देखते हैं कि जो वर्ड एंड हो रहा है वो किस साउंड से एंड हो रहा है। और अगर दो लाइंस के लास्ट वर्ड की साउंड सेम है, वो सेम साउंड से एंड होते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम यूज़ की गई है। तो जॉन कीट्स ने इस पूरी पोएम को लिखा है एक पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो करते हुए। और हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये यहाँ पे पंक्चुएशन यूज़ किया गया है, कोमा का यूज़ किया गया है, तो ये लाइन एक्चुअल में यहाँ एंड होती है और सेकंड लाइन कहाँ है, यहाँ एंड होती है। लेकिन पोइट ने इसको इस तरह से लिखा है, उन्होंने उस वर्ड के साथ अपनी लाइन कंप्लीट की है जहाँ पे वो राइम स्कीम क्रिएट कर सके। तो वैसे इसका इस लाइन का लास्ट वर्ड इंक्रीजेस था और यहाँ पे आता नथिंगनेस, लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने अपनी लाइन वहीं एंड कर दी जहाँ से वो नेक्स्ट वर्ड के साथ, नेक्स्ट लाइन के वर्ड के साथ अपनी राइम स्कीम मैच कर सके। तो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट लाइन को फॉरएवर पे और सेकंड लाइन को नेवर पर एंड किया है। तो ये किया राइम स्कीम हम यहाँ देख सकते हैं, फॉरएवर नेवर। तो बच्चों ये इस पोएम की इम्पॉर्टेंट बात है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि इस पोएम में पोइट ने अपनी लाइंस इस तरह से लिखी हैं, उन्होंने कंप्लीट लाइन नहीं लिखी, उन्होंने वहीं तक उसको एंड कर दिया जहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन के वर्ड के साथ राइम स्कीम क्रिएट कर सके। और राइम स्कीम क्या होती है, जब भी पोएम का लास्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साथ सेम एंडिंग साउंड क्रिएट करता है, दोनों वर्ड एक जैसी साउंड के साथ एंड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं राइम स्कीम। तो इस पूरी पोएम में बच्चों हम राइम स्कीम पढ़ेंगे। फॉरएवर नेवर हमने बोल के देखा, दोनों की जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह से आगे हम देखें, थर्ड लाइन एंड होती है किससे, कीप, और उसके बाद है स्लीप। तो बच्चों आप लोग बोल के देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम बोलते हैं कीप, स्लीप, तो दोनों की जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ भी राइम स्कीम यूज़ की गई है, तो ये भी राइम स्कीम में लिखा गया है, ये भी राइम स्कीम में लिखा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन एंड होती है किसके साथ, ब्रीथिंग, और उसके नेक्स्ट लाइन एंड होती है रीथिंग, ब्रीथिंग, रीथिंग। तो ये भी क्या है, राइम स्कीम है। तो इसे कहते हैं बच्चों हम राइम स्कीम। और पोइट ने इस पूरी पोएम में राइम स्कीम को फॉलो करते हुए उसी तरह से अपनी लाइन को लिखा है, वहीं पे उन्होंने एंड कर दिया है उसी वर्ड के साथ, ताकि वो नेक्स्ट वर्ड के साथ राइम स्कीम क्रिएट कर सके। तो पूरी पोएम में बच्चों हम यही पैटर्न पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम समझते हैं क्या मतलब है इन लाइंस का, पोइट ने क्या कहा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो बच्चों फर्स्ट लाइन में पोइट हमें क्या कह रहे हैं कि हर एक वो चीज़ जो कि ब्यूटीफुल है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक कोई सी भी चीज़ हो सकती है, चाहे हम वो नेचर में देखें, कोई ब्यूटीफुल फ्लावर हम देखें, कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग हम देखें, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चा हमें दिख रहा है, तो कोई भी चीज़ जो कि हमें ब्यूटीफुल लग रही है तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो एक तरह से जॉय है, एक हैप्पीनेस है हमारे लिए। और वो भी कैसी हैप्पीनेस, फॉरएवर, हमेशा रहने वाली। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ब्यूटीफुल है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बच्चों हम आगे पढ़ेंगे पोएम में कि जो पोइट हैं वो स्पेशली नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो नेचर की ब्यूटी के बारे में यहाँ पे हमें आगे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे इस पोएम में। तो पोइट जो है वो बेसिकली नेचुरल ब्यूटी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो उसको देख के आपको हमेशा ही जॉय मिलेगा, आपको हमेशा ही एक हैप्पीनेस मिलेगी। और वो हैप्पीनेस आपके साथ फॉर एवर यानी हमेशा रहेगी। आप सपोज़ कीजिए आपके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो आप उस पेंटिंग को जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार ही एक हैप्पीनेस फील होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने जब उस पेंटिंग को फर्स्ट टाइम देखा तब तक आप बहुत हैप्पी हुए, आपको लगा कि हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, और बाद में जब आपने उसको देखा तो आपने वो हैप्पीनेस फील नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको हमेशा हैप्पीनेस देंगे, वो हमेशा एक सोर्स है हैप्पीनेस का आपके लिए।
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि उस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की जो लवलीनेस है, उसकी जो सुंदरता है, वो हमेशा ही इंक्रीज़ होती रहती है। इंक्रीज़ कहते हैं बढ़ना, तो वो हमेशा ही और ज़्यादा बढ़ती रहती है। आज जो आपके लिए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, वो कल आपको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी लवलीनेस है, वो इंक्रीज़ होती है डे बाय डे, वो और भी ज़्यादा हमें डे बाय डे हैप्पीनेस देती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो वो कह रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी पास इनटू नहीं होगा। पास इनटू होता है टर्न होना, चेंज होना, परिवर्तित होना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाए। किसमें? नथिंगनेस में। नथिंगनेस का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। यानी कि वो जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सुंदरता कम होती जा रही है और कम होते होते वो ज़ीरो हो जाए, वो शून्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाएगी डे बाय डे। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन थी और यहाँ पे सेकंड लाइन का मीनिंग कंप्लीट हुआ है। तो वैसे एक्चुअल में लाइंस तो ये हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंट को एक राइम स्कीम फॉलो करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइंस इस तरह से लिखी है। फॉरएवर नेवर पे उन्होंने एंड किया है ताकि वो एक राइम स्कीम क्रिएट कर सके। तो फर्स्ट टू लाइन में पॉइंट ने हमसे क्या कहा है? वो हमें कह रहे हैं कि जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होते हैं नेचर में, वो हमेशा ही एक सोर्स है हमारी हैप्पीनेस का। जब भी हमें लगे कि हम बहुत दुखी हैं या हम बोर हो रहे हैं या हमारी लाइफ में कोई फन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, तो आप नेचर में जाओ, नेचुरल ब्यूटी को देखो, तो आप हमेशा अपने अंदर एक जॉय फील करोगे, एक हैप्पीनेस फील करोगे। और ऐसा हमेशा होगा, फॉर एवर, हमेशा ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की जो ब्यूटी है वो ज़ीरो हो जाए, वो शून्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो लविंगनेस है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। आगे देखते हैं। But we'll keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो आगे पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है वो कभी भी ज़ीरो तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या होगा? वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड कराएगा? वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि एक बावर होता है। बावर का मतलब होता है जो बहुत ही घना पेड़ होता है, उस पेड़ की जो छाया होती है जो कि हमें बहुत ही ठंडक देती है, उसे कहते हैं बावर। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बहुत घना पेड़ होता है, उसकी छाया में अगर आप बैठे हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। इसी तरह से वही सुकून आपको, वो जो नेचुरल ब्यूटी है जो आपको बहुत सुंदर लगती है, वो आपको हमेशा वही सुकून देगी। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो जिस तरह से एक घने छायादार पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हो और आप एक बहुत अच्छी नींद ले सकते हो, एक ऐसी नींद जो कि भरी हो स्वीट ड्रीम से, यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता। एक बहुत घना पेड़ है जंगल में कहीं, आप उसके नीचे आराम से बैठे हो और आप बहुत गहरी नींद वहाँ पे ले सकते हो। ऐसी नींद जहाँ बहुत अच्छे सपने देख रहे हो। तो जो सुकून होता है वो एक्चुअल में कहाँ से मिल रहा है हमें? बिल्कुल वैसा ही सुकून, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपको ब्यूटीफुल लगता है वो उससे आपको वैसा ही सुकून फील होता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो उसी पेड़ के नीचे बैठ के आप क्या कर सकते हो? एक बहुत अच्छी नींद ले सकते हो और आप अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रख सकते हो, यानी आप अपनी फिज़िकली आप बहुत अच्छा फील करोगे और साथ ही साथ आप जो ब्रीदिंग करोगे वो भी बहुत ही क्वाइट होगी। अब क्वाइट ब्रीदिंग का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों? ब्रीथिंग हैवी कब हो जाती है? जब भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत बर्डन फील हम करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि हैवी ब्रीदिंग हो रही है। तो क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, किसी भी तरह की टेंशन या स्ट्रेस हम फील नहीं करते हैं और जिस तरह से हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई और विचार हमारे मन में नहीं है, हम किसी और कोई के बारे में सोच ही नहीं रहे, कोई टेंशन हमारे मन में नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हम हो जाते हैं, ऐसा हम फील करते हैं नेचर में। और सेम फीलिंग हम फील कर सकते हैं जब भी हम किसको देखते
देखते हैं, किसी भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप जिसे आपको लगे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसको देख के मुझे हमेशा हैप्पीनेस फील होती है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल उस छायादार घने पेड़ की तरह है जिसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हो और बहुत गहरी नींद ले सकते हो। ऐसी नींद जिसमें आप बहुत सारे बहुत अच्छे सपने भी देखो और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और आप बहुत अच्छे से ब्रीथ करो विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हो। बिल्कुल वैसा ही सुकून आपको कौन देता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे देखते हैं। Therefore on every morrow we are breathing। तो आगे पॉइंट कह रहे हैं therefore यानी इसीलिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? every morrow, मोरो का मतलब बच्चों, मोरो का यूज़ किया गया है टुमारो के लिए। तो जो टुमारो हम बोलते हैं जो कि नेक्स्ट डे होता है, आने वाला कल, उसको ही पॉइंट ने यहाँ पे लिखा है मोरो। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इसीलिए हम क्या करते हैं? एवरी टुमारो, एवरी नेक्स्ट डे यानी कि डेली हम क्या करते हैं? हम ब्रेथिंग कहते हैं माला गूंथना। हम माला बनाते हैं। हम एक तरह से सभी को आपस में फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक साथ उसको बांधते हैं, एक माला हम बनाते हैं। अब माला हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार बच्चों ये वापस हम समझ लेते हैं। पॉइंट हमें कह रहे हैं कि जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है और स्पेशली सारी नेचुरल ब्यूटी जो है, जो ब्यूटी नेचर में हमें मिलती हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो एक सोर्स हैं हमारी हैप्पीनेस का, हमारे जॉय का, और वो भी कैसा? फॉरएवर, हमेशा रहने वाला। तो जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हम नेचर में देखते हैं उससे हमें एक हैप्पीनेस मिलती है और वो भी हमेशा मिलेगी, वो हमेशा ही एक हैप्पीनेस का सोर्स रहेगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और जो उसकी लवलीनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, वो डे बाई डे इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब उसकी ब्यूटी कम होते होते ज़ीरो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि उसकी ब्यूटी डे बाई डे बढ़ती ही जाएगी। और वो जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें बिल्कुल वैसा ही सुकून देगी जैसा कि कौन देता है? एक घना छायादार पेड़ जिसके नीचे हम बैठ के सो सकते हैं और बहुत ही स्वीट ड्रीम्स, बहुत ही अच्छे सपने देख सकते हैं। इतनी गहरी नींद हम ले सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाए और हमारी ब्रीदिंग भी हम इस तरह से करें कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, किसी तरह का बर्डन हमारे ऊपर ना रहे। सब टेंशन को हम एक बार भूल जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होके हम आराम से सोएं। इस तरह का सुकून हमें मिलता है उस थिंक ऑफ ब्यूटी को देख के। आगे वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग डेली, हम सभी ह्यूमन बींग्स डेली यही करते हैं कि हम एक तरह से माला बनाते रहते हैं। अब आगे इस लाइन को अब हम बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार बच्चों हम लिटरेरी टर्म्स देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ने कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट लिटरेरी टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे इस पूरी पोएम में पॉइंट ने यूज़ किया है राइम स्कीम, यानी कि जो सारी लाइन्स हैं वो नेक्स्ट लाइन के वर्ड के साथ राइम होती हैं। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, फॉरएवर, नेवर, कीप इज राइमिंग विथ स्लीप, सेम वे ब्रीथिंग इज राइमिंग विथ रीदिंग। तो यहाँ पे पॉइंट ने यूज़ किया है राइम स्कीम। तो फर्स्ट लिटरेरी टर्म जो हमने पढ़ा यहाँ पे वो है राइम स्कीम। सेकंड बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म वो यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर। मेटाफर बच्चों हमने पहले भी एक बार पढ़ा था। मेटाफर होता है जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं लेकिन उस कंपैरिजन में हम कोई भी लाइक या एज का यूज़ नहीं करते। तो बच्चों जो फर्स्ट लाइन है उसमें पॉइंट ने हमें क्या कहा था कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग है वो क्या है? एक जॉय है। तो उन्होंने ब्यूटीफुल थिंग को कंपेयर किया है किसके साथ? हैप्पीनेस के साथ, एक सोर्स के साथ, जो सोर्स हमें क्या देता है? हैप्पीनेस एंड जॉय। तो इस लाइन में पॉइंट ने यूज़ किया है मेटाफर।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटाफर, जहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया है एक सोर्स के साथ, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय। इसी तरह से हम देख सकते हैं मेटाफर का एक और यूज़, जहाँ पोइट ने क्या कहा है, ए बावर। तो यहाँ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट को, नेचुरल ब्यूटी को किससे कंपेयर किया है पोइट ने, एक बावर से, एक घने छायादार पेड़ से। उन्होंने कहा था ना कि नेचुरल ब्यूटी आपको वैसा ही सुकून देती है जैसा सुकून आपको एक घने छायादार पेड़ के नीचे बैठ के मिलता है। तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है बावर, क्योंकि बावर को पोइट ने कंपेयर किया है, बावर जो सुकून, जो रिलैक्सेशन देता है, उसे पोइट ने कंपेयर किया है नेचुरल ब्यूटी से मिलने वाले रिलैक्सेशन से। दोनों को पोइट ने सेम बताया है। तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है मेटाफर का। इस लाइन में अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर और अ बावर, दोनों जगह यूज़ है मेटाफर का। इसके अलावा बच्चों हम एक और पोइटिक डिवाइस देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़ किया गया है अलिट्रेशन का। हम देख सकते हैं वी, ब्रेदिंग, दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से। तो ये बच्चों लिटरेचर टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये होता है अलिट्रेशन। सो अलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है अलिट्रेशन। तो ये लिटरेरी टर्म यहाँ पे हमने पढ़े। आगे स्टार्ट करते हैं पोएम। तो लास्ट में हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि पोइट कह रहे हैं कि एवरी नेक्स्ट डे, यानी कि डेली हम क्या करते हैं, हम एक तरह से माला बनाते रहते हैं, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और हम क्या करते हैं, हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। फ्लावरी बैंड यानी फूलों का गुच्छा हम बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि हम इस अर्थ के साथ बाइंड कर सकें। बाइंड यानी हम इस अर्थ के साथ जुड़े रह सकें, एक कनेक्शन अपना बना सकें इस अर्थ के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेली हम डेली फूलों का गुच्छा बनाते हैं और उनको एक माला के रूप में हम पिरो देते हैं, ताकि हम इस अर्थ के साथ एक कनेक्शन बना पाए। तो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है, पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि नेचुरल ब्यूटी ही एकमात्र सोर्स है जो कि हमें एक हैप्पीनेस दे सकती है। तो उस हैप्पीनेस को फील करने के लिए हम लोग अर्थ के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस हमें कहाँ मिलेगी, सिर्फ अर्थ पे मिलेगी। तो अर्थ के साथ हमें कनेक्शन बनाते हैं और ये कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम फूलों को इकट्ठा करके एक माला बना देते हैं, ताकि वो सारे फूल आपस में जुड़ जाएं, एक कनेक्शन हो जाए। इसी तरह से हम भी अपना कनेक्शन अर्थ के साथ डेली बनाने की कोशिश करते रहते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। आगे बच्चों पॉइंट क्या कह रहे हैं, स्पाइट ऑफ का मतलब है डिस्पाइट ऑफ, यानी इन स्पाइट ऑफ, जिसे हम कहते हैं बावजूद। तो पॉइंट कह रहे हैं किसके बावजूद, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो पॉइंट कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, हम लोग बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस तो कम है और दुख ज़्यादा है, वो निराश ज़्यादा रहते हैं। तो इतनी सारी निराशाओं के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन, और हम सब अंदर से क्या हैं, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है। इनह्यूमन यानी हम लोग बहुत ज़्यादा अमानवीय हैं, हम लोग बहुत क्रूल हैं, बहुत निर्दयी हैं, यानी हमारा नेचर अच्छा नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हैप्पीली लविंगली नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हम बहुत ज़्यादा क्रूल हैं, हम लोग इनह्यूमन हैं। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, और हमारे अंदर कमी है किसकी, नोबल नेचर की। नोबल नेचर तो होता है बच्चों बहुत अच्छा नेचर। अच्छा नेचर मतलब हम बहुत अगर फ्रेंडली हैं, काइंड हैं, हम्बल हैं एक दूसरे के लिए, हम पोलाइट हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हम बात करते हैं, बहुत अच्छे से हम बिहेव करते हैं, एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तब तो हमारा नेचर कैसा है, नोबल। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम सब के अंदर नोबल नेचर की डेथ यानी कमी है। हमारा नेचर एक्चुअल में नोबल नहीं रहा, बल्कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूल हैं। हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो नोबल नेचर की हम सब के अंदर कमी है।
ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो हमारे दिन हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, उदास, यानी कि हमारे जो हम यहाँ पे अर्थ पे रह के दिन हम स्पेंड कर रहे हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ भी हमारी उदासी से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और जो हमारे वेज, हमारे रास्ते हैं, वो सारे रास्ते भी कैसे हैं, अनहेल्दी हैं, यानी कि हम कभी भी हेल्दी वेज यूज़ नहीं करते, हेल्दी तरीके यूज़ नहीं करते, हमारे तरीके बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं और ओवर डार्कन है। ओवर डार्कन का मतलब क्या होते हैं, क्या होता है, गलत हैं, यानी कि हमारे तरीके बहुत गलत हैं, हम सही तरीके पे नहीं चलते, सही रास्ते नहीं चलते, बल्कि गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत तरीका हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी पाने के लिए। तो पॉइंट यहाँ पे एक बेसिक ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिकली हम सबका नेचर कैसा है। तो वो कह रहे हैं कि हम सब लोग रेस्पोंडेंस से भरे हुए हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस तो कम है और निराशा ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट हम सबको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो हम सब निराशा से भरे हुए हैं, हम सब लोग इनह्यूमन हैं, अमानवीय हैं और हमारे अंदर नोबल नेचर की कमी है। तो हमारा नेचर नोबल नहीं है बल्कि बिल्कुल अमानवीय है, हमारे अंदर वो आदतें हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में नहीं होनी चाहिए, ऐसी हैबिट्स हमने डेवलप कर ली हैं। और यहाँ पे हम जितने भी डेज स्पेंड कर रहे हैं, जितनी भी लाइफ हम जी रहे हैं, वो सारा समय हमारा कैसा है, बिल्कुल उदासी से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है और हम लोग बहुत अनहेल्दी तरीके, बहुत ही गलत तरीके यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। दो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि हम सही रास्ते, सीधे तरीके से कोई काम नहीं करते, बल्कि हमारा एम है, उस एम को पूरा करने के लिए हम कुछ सा भी तरीका यूज़ करने को रेडी हैं। हम सही और गलत का डिफरेंस भी नहीं करते, हम गलत तरीके यूज़ करते हैं, गलत साधन हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे अब हम देखते हैं पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ की गई है। तो अब हमने अभी देखा था राइम स्कीम, यानी इस पोएम की जो सारी लाइंस है स्टार्टिंग टू एंड, हम जितनी भी लाइंस पढ़ेंगे सभी लाइंस पोइट ने इस तरह से लिखी हैं कि जो लास्ट वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं अर्थ एंड डर्ट। तो बच्चों आप लोग बोल के देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अर्थ डर्ट। तो यहाँ पे क्या है, राइम स्कीम। इसी तरह से डेज वेज, ये दोनों लाइंस भी एंड होती है सेम राइम स्कीम के साथ, डेज वेज। तो यहाँ भी पोइट ने यूज़ किया है राइम स्कीम। तो यहाँ भी बच्चों यूज़ किया गया है राइम स्कीम का। इसके अलावा यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम अलिट्रेशन का यूज़ भी देख सकते हैं। बैंड, बाइंड, दोनों ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से। तो अलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे भी बैंड, बाइंड यूज़ किया गया है, दोनों वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है यूज़ किसका, अलिट्रेशन का। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक और मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर के एग्जांपल हमने पढ़े थे अभी, एक और मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है। पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं और फ्लावरी बैंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, अर्थ के साथ हमारे कनेक्शन को। तो जिस तरह से एक फ्लावरी बैंड में सभी फ्लावर आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक ही ग्रुप में वो लोग गुंथे हुए होते हैं, उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, अर्थ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। किसके बावजूद, हमारे लाइफ में जितनी भी निराशा है, जितनी भी नोबल वैल्यूज़ की कमी है, जितने भी हमारे बुरे गलत तरीके हैं, उन सब के बावजूद भी हम क्या चाहते हैं कि हम अर्थ के साथ जुड़े रहें। तो जुड़ाव के लिए, उस कनेक्शन के लिए पॉइंट ने यहाँ पे यूज़ किया है फ्लावरी बैंड। तो यहाँ पे पॉइंट ने यूज़ किया है मेटाफर का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ मेटाफर। आगे पोएम पढ़ते हैं।
मेड फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो बच्चों ये लाइन लास्ट लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पॉइंट ने क्या कहा था कि हम जो वेज यूज़ करते हैं वो हमारे वेज कैसे हैं, बहुत गलत हैं, बहुत बुरे हैं, वो हम सही रास्ते पर नहीं चलते, हम गलत तरीके यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? मेड फॉर आर सर्चिंग, अपनी सर्चिंग करने के लिए। सर्चिंग का मतलब हमारी लाइफ में जो भी गोल है, जो भी एम है, उस तक पहुंचने के लिए, उसे सर्च करने के लिए हम जो वेज यूज़ करते हैं, हम जो तरीके यूज करते हैं, वो तरीके बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। हम सही गलत का डिफरेंस ही नहीं करते। हमारा एम है बस हमें कुछ अचीव करना है, और वो अचीव हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। हमें चाहे दूसरों को हर्ट करना पड़े, हम चाहे कोई सा भी तरीका यूज़ करें, लेकिन हमारा एम है सिर्फ अपने गोल तक जाना, तो हम गलत तरीके यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डार्कन्ड होते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो आगे पॉइंट अपनी बात को वापस से रिपीट करते हुए कह रहे हैं, हाँ इन सब के बावजूद, यानी पॉइंट ने अभी कहा था ना स्पाइट ऑफ, यानी कि हमने पढ़ा था इन सब के बावजूद, इस निराशा के बावजूद, इस इनह्यूमन नेचर के बावजूद, जो नोबल नेचर की कमी है इसके बावजूद, और जो हम अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज यूज़ करते हैं इसके बावजूद। तो आगे पॉइंट वापस वही बात रिपीट कर रहे हैं, स्पाइट ऑफ ऑल। तो फिर से वो कह रहे हैं, हाँ इन सब के बावजूद, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। तो पॉइंट फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए, जोड़ देते हुए कह रहे हैं, हाँ इन सब के बावजूद, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, हमारा नेचर जो कि हमने खुद ने डेवलप कर लिया, जो कि एक्चुअल में हमारा होना नहीं चाहिए, तो इस सब के बावजूद भी कुछ शेप ऑफ ब्यूटी ऐसी हैं। और यहाँ पे भी शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद हमारी लाइफ में इतनी निराशा है, हम लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा हम इल फीलिंग अपने मन में रखते हैं, हम खुद भी हैप्पी नहीं रहते, दूसरों को भी हैप्पी नहीं देख सकते। तो इस सब के बावजूद भी कुछ शेप ऑफ ब्यूटी हैं, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, मूव्स अवे, वो हटा देते हैं किसको? पॉल को। पॉल का मतलब होता है दुख का आवरण। तो हमारे ऊपर जो इतना ज़्यादा दुख है, निराशा है, उस दुख को, उस सैडनेस को, उस डिसअपॉइंटमेंट को हटा देती हैं कुछ ऐसी शेप ऑफ ब्यूटी हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। तो वो दुख का आवरण कहाँ है? हमारी स्पिरिट्स पे। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो अंतर आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो सोल भी एक्चुअल में सैड हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी सैडनेस का एक डार्क आवरण है। तो उस आवरण को, उस कवर को हटाने के लिए कुछ शेप ऑफ ब्यूटी हैं जो कि उस आवरण को हटा देती हैं। और फिर आगे पॉइंट एग्जाम्पल दे रहे हैं उन शेप ऑफ ब्यूटी का, उन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी का, उन नेचुरल ब्यूटी का, जो कि हमारी सोल पे जो डार्कनेस छाई हुई है, डार्कनेस का जो कवर है, उस कवर को वो हटा देती हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? द सन, द मून। तो इस तरह से पॉइंट हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जो कि इतने ब्यूटीफुल हैं, और जिनकी तरफ अगर हम देखें, या जिनका काम क्या है कि हमारी सोल जो कि अंधेरे से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, उस सोल पे से वो दुख का आवरण हटा देते हैं, अंधेरे का आवरण हटा देते हैं, और उसको ब्राइट कर देते हैं, एक हैप्पीनेस वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो और क्या क्या है वो शेप ऑफ ब्यूटी? सन है, मून है, इसके अलावा ट्रीज़ हैं। और ट्री का मतलब पूरी नेचुरल ब्यूटी, और वो ट्रीज़ ओल्ड भी हो सकते हैं और यंग भी। तो यंग ट्रीज़ यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो, और ओल्ड ट्री यानी जो बहुत बड़े बड़े बिग ट्रीज़ हैं वो। तो सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं वो भी क्या है, वो शेप ऑफ ब्यूटी में इंक्लूडेड हैं, जो कि हमारी सोल पे से जो डार्कनेस है उसको दूर कर देते हैं।
स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्प्राउट होते हैं। स्प्राउट होता है अंकुरित होना, ग्रो करना। तो ये जो ट्री होते हैं ये अंकुरित होते हैं, ग्रो करते हैं, क्या बनके, एक शेडी बून बनके। बून कहते हैं बच्चों वरदान। तो ये जो ट्री है ये एक तरह से वरदान होता है, किसके लिए, और वरदान भी कैसा, शेडी, छायादार। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये जो ट्री हैं ये स्प्राउट होते हैं, ये अंकुरित होते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तो ये एक तरह से वरदान बन जाते हैं। और वरदान भी कैसा, शेडी, छायादार वरदान। अब ये वरदान किसके लिए बनते हैं, तो ये लाइन हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एक बार हम इनका मीनिंग्स एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पॉइंट कह रहे थे कि हम जो सर्चिंग करते हैं, हम जो अपने गोल, अपने एम तक जाने के लिए हमारे जो वेज़ हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। हम बिल्कुल केयर नहीं करते किसी और की, हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। यानी पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो नेचर है वो ऐसा हो गया है जो कि हमारा होना नहीं चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बहुत गलत तरीके हम यूज़ करते हैं, हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को हम बहुत ज़्यादा उदास कर देते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम खुद भी उदास रहते हैं। लेकिन फिर पॉइंट कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे शेप ऑफ ब्यूटी हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो कि हमारी इस डार्क सोल, हमारी इस डार्क स्पिरिट पे जो अंधेरा है, उस अंधेरे को वो क्या कर देती हैं, मूव्स अवे कर देती हैं, हटा देती हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो हमारी सोल पे जो सैडनेस है, जो डार्कनेस है, उसे वो हटा देती हैं। अब नेचुरल ब्यूटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ का एग्जांपल पॉइंट ने दिया है। तो पॉइंट कह रहे हैं जैसे कि सन होता है, मून होता है, ट्रीज़ होते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो। तो ये सभी वो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं जो कि हमारी सोल पे छाए हुए डार्कनेस और सैडनेस को दूर कर देती हैं। और ये क्या प्रूव होती हैं, एक बून, एक आशीर्वाद बन जाती हैं, एक वरदान बन जाती हैं। कैसा, शेडी यानी छायादार। तो यहाँ पे बच्चों अब हम पोएटिक डिवाइसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले राइम स्कीम हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही राइम स्कीम हम इन लाइंस में भी देख सकते हैं। ये लाइन एंड हुई है ऑल एंड पॉल। तो ऑल, पॉल यहाँ पे यूज़ किया गया है राइम स्कीम का। इसी तरह हम देख सकते हैं मून एंड बून। तो बच्चों अगर आप बोल के देखेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं राइम स्कीम। तो हम देख सकते हैं ऑल, पॉल एंड मून इज़ राइमिंग विथ बून। तो यहाँ भी राइम स्कीम फॉलो की गई है। तो फर्स्ट लिटरेरी टर्म जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है राइम स्कीम। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ अलिट्रेशन का भी। किन लाइंस में, सम, शेड। तो यहाँ पे भी सम, शेड, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है किसका, अलिट्रेशन का। इसके अलावा बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है एंटीथेसिस। अब बच्चों एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस का मतलब होता है जब हम दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है लिटरेरी टर्म एंटीथेसिस। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ओल्ड जो होता है वो यंग का ऑपोजिट होता है, दोनों एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ओल्ड एंड यंग। तो एक ही लाइन में पॉइंट ने दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है, एक लिटरेरी टर्म होता है जिसका नाम होता है एंटीथेसिस, यानी कि एक साथ दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज़ करना। तो इस लाइन में पॉइंट ने यूज़ किया है लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है एंटीथेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया है। जब हम दो ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे ओल्ड यूज़ किया गया है यंग के साथ, तो ओल्ड ऑपोजिट होता है यंग का, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस लाइन में पॉइंट ने यूज़ किया है एंटीथेसिस का।
आगे पढ़ते हैं बच्चों पोएम। तो लास्ट में पोइट ने क्या कहा था कि जो ट्रीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, वो सभी ट्रीज स्प्राउट होते हैं, ग्रो होते हैं और क्या बन जाते हैं, एक शेडी बून बन जाते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप। तो आगे पोइट ने अपनी बात कंप्लीट की है। वो कह रहे हैं कि ये बून किसके लिए प्रूव होते हैं? शीप के लिए। शीप हमें पता है भेड़ होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इतनी सिंपल शीप है उनके लिए भी ये ट्री क्या बन जाते हैं? एक शेडी बून बन जाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये उन नेचुरल ब्यूटीज़ के बारे में बता रहे हैं जो नेचुरल ब्यूटी हमारी सोल पे छाए हुए डार्कनेस और सैडनेस के कवर को हटा देती हैं। तो उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे? हमने पढ़ा था सन के बारे में, मून के बारे में, ट्रीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? डैफोडिल्स के बारे में। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इसी तरह से डैफोडिल्स होते हैं। डैफोडिल्स बच्चों एक तरह के फ्लावर होते हैं। ये डैफोडिल्स होते हैं, ये येलो कलर के, गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये होते हैं डैफोडिल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इसी तरह से डैफोडिल्स जो हैं वो भी सोर्स ऑफ जॉय है, क्योंकि वो भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी, शेप ऑफ ब्यूटी है। विथ अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ये जो डैफोडिल्स हैं ये कहाँ रहते हैं? अपने ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। यानी कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचर में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं जो डैफोडिल्स हैं वो भी शेप ऑफ ब्यूटी हैं, वो डैफोडिल्स जो कि अपने ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉइंट हमें क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं इसी तरह से शेप ऑफ ब्यूटी क्या है? क्लियर रिल्स है। रिल्स कहते हैं बच्चों कोई भी पानी का क्लियर फाउंटेन, कोई भी झरना, कोई भी क्लियर स्ट्रीम। तो पॉइंट कह रहे हैं इसी तरह से जो पानी का एक साफ झरना होता है वो भी सोर्स ऑफ ब्यूटी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। डैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। तो वो सारी रिल्स, वो सारे फाउंटेन्स जिन्होंने अपने आप को क्या बना लिया है? एक कूलिंग कोवर्ट, एक ठंडक देने वाला कोवर्ट। कोवर्ट कहते हैं जहाँ पे हम शरण ले सकते हैं, जहाँ पे हम आश्रय पा सकते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जितने भी ये साफ पानी के झरने हैं, फाउंटेन हैं, इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया है? एक कूलिंग कोवर्ट बना लिया है, एक कूलिंग देने वाला, ठंडक देने वाला एक शेल्टर बना लिया है। गेंस्ट द हॉट सीज़न। और वो ठंडक कहाँ मिलती है हमें? अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट। तो जो हॉट सीज़न होता है, जो कि इतनी समर, इतनी गर्मी होती है, तो उस गर्मी में अगर हमें थोड़ी सी ठंडक चाहिए तो वो हम कहाँ पा सकते हैं? वो हम पा सकते हैं इन क्लियर रिल्स में। तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट अब एक के बाद एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं नेचुरल ब्यूटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी शेप ऑफ ब्यूटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे सोल पे छाए हुए डार्कनेस और सैडनेस को दूर कर सकती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं क्लियर रिल्स के बारे में, जो पानी के साफ झरने होते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो झरने हैं पानी के, ये जो पानी की हम कह सकते हैं स्ट्रीम्स हैं, इन्होंने जो हॉट सीज़न होता है, जो इतनी गर्मी होती है, तो उस गर्मी के अगेंस्ट इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया है? एक कूलिंग कोवर्ट बना लिया है, एक ऐसा आश्रय स्थल जहाँ पे जाके हम थोड़ी सी कूलिंग पा सकते हैं, थोड़ी सी ठंडक पा सकते हैं गर्मी के मौसम में। द मिड फॉरेस्ट ब्रैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो हमें क्या दे रहे हैं? जो जंगल के बीच में, मिड फॉरेस्ट, जो जंगल के बीच में उगे हुए ब्रैक होते हैं। ब्रैक का मतलब क्या होता है बच्चों? आप यहाँ देख सकते हैं, जो बहुत सारे पेड़ों का एक झुंड होता है उसे हम कहते हैं ब्रैक। जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं ना, ये सारे पेड़ एक साथ इकट्ठे ही उगे हुए हैं। तो इस तरह से पेड़ों का या झाड़ियों का जो एक पूरा का पूरा समूह होता है, झुंड होता है, उसे हम कहते हैं ब्रैक। तो इस तरह से पॉइंट नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं कि इसी तरह से जंगल के बीच में जो पेड़ों का, झाड़ियों का जो झुंड है, वो भी इसी तरह से एक शेप ऑफ ब्यूटी है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है।
तो बच्चों यहाँ पे पोइट ने हमें क्या कहा था, ये लाइन पोइट ने लास्ट लाइन से कंटिन्यू की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रीज़ होते हैं वो एक शेडी बून बन जाते हैं, किसके लिए, बिल्कुल सिंपल से इन इनोसेंट एनिमल्स, शीप जैसे एनिमल्स के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जो डैफोडिल्स हैं, जो डैफोडिल के फ्लावर्स हैं इस तरह से, ये भी हमारे लिए शेप ऑफ ब्यूटी हैं, जो कि अपने ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी ही एक नेचुरल दुनिया में ये रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में पॉइंट ने कहा था कि जो क्लियर रिल्स हैं, जो बिल्कुल क्लीन पानी के झरने हैं, वो भी एक ब्यूटी है, वो भी एक नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि वो हमें हॉट सीजन के अगेंस्ट कूलिंग देने वाले कोवर्ट हैं, एक ऐसे आश्रय स्थल है जहाँ पे जाके हम इस हॉट सीज़न में थोड़ी सी कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह जो जंगल के बीच में इस तरह से ब्रेक उगे हुए होते हैं, जो पेड़ों के झुंड होते हैं, प्लांट्स के झाड़ियों के झुंड होते हैं, ये भी एक तरह से एक शेप ऑफ ब्यूटी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम अब राइम स्कीम देख सकते हैं। हमने पढ़ा है लास्ट लाइन का जो लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो राइम करता है नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से। तो यहाँ हम देख सकते हैं डैफोडिल्स इज राइमिंग विथ रिल्स, डैफोडिल्स एंड रिल्स। इसी तरह से मेक एंड ब्रेक, तो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है किसका, राइम स्कीम का। और इसके अलावा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं यूज़ ऑफ अलिट्रेशन, कैसे, कूलिंग एंड कोवर्ट। तो दोनों वर्ड यूज़ होते हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, तो यहाँ पे यूज़ है अलिट्रेशन का भी। तो ये पोइटिक डिवाइसेस लिटरेरी टर्म यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, राइम स्कीम जो कि पूरी पोएम में फॉलो की गई है, और इसके अलावा हम जगह जगह अलिट्रेशन भी देख सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पोइट ने क्या कहा था लास्ट में कि जो जंगल के बीच में ये ब्रेक उगे हुए हैं, जो पेड़ों के झुंड उगे हुए हैं, ये भी एक तरह से शेप ऑफ ब्यूटी है। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये जो ब्रेक है, ये जो पेड़ों के झुंड हैं, ये रिच हैं, रिच यानी ये भरे हुए हैं, किसके साथ, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज़ बच्चों इस तरह का होता है, वाइट रोज़, जो वाइट कलर का रोज़ का फ्लावर होता है उसे मस्क रोज़ भी कहते हैं, और ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जंगल के बीच में जो ब्रेक है, जो पेड़ों के झुरमुट है, पेड़ों के जो झुंड हैं, यहाँ पे इनके साथ साथ मस्क रोज़, वाइट कलर के रोज़ के फ्लावर्स हैं जो कि वहाँ पे ब्लूम हो रहे हैं, उगे हुए हैं। और बच्चों जो वाइट रोज़ होते हैं ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू इनसे आती है। तो उनकी जो खुशबू है वो पूरे फॉरेस्ट में क्या हो रही है, स्प्रिंगलिंग यानी फैल रही है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये भी एक शेप ऑफ ब्यूटी है। जब आप जंगल में जा रहे हो और जंगल में आप देखते हो कि पेड़ों के एक बहुत बड़ा झुंड है और उनके साथ में मस्क रोज़ जो फ्लावर होता है वो भी उगा हुआ है, और ये फ्लावर बच्चों देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होता है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, दूर दूर तक फैल जाती है। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि वहाँ जंगल में जहाँ मस्क रोज़ ब्लूम हो रहा है और उसकी जो खुशबू है वो पूरे जंगल में फैली हुई है, तो ये भी एक ब्यूटी है, एक नेचुरल ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि इसी तरह से ये अभी तक तो पॉइंट नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे थे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, शेप ऑफ ब्यूटी है, जो कि हमें हैप्पीनेस देते हैं, जॉय देते हैं। आगे अब पॉइंट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी तरह का हैप्पीनेस, इसी तरह की शेप ऑफ ब्यूटी उन डूम्स में भी है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंडर यानी बहुत ज़्यादा शानदार हैं। अब डूम्स का क्या मतलब होता है बच्चों, डूम्स वर्ड रिप्रेजेंट करता है डेथ को, मृत्यु को। बच्चों ये एक इंग्लिश पोएट थे जॉन कीट्स, तो और ये क्रिश्चियन थे। तो बच्चों जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग एक दिन जजमेंट डे होगा, यानी कि एक ऐसा दिन आएगा जब जितने भी लोग जिनकी डेथ हो चुकी है वो सब वापस आ जाएंगे और फिर गॉड सबका जजमेंट सुनाएगा कि किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए। तो ये क्रिश्चियन
मैथोलॉजी है, जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इस जजमेंट डे पे बिलीव करते हैं, इस चीज़ पे वो विश्वास करते हैं। तो पोएट यहाँ पे उसी बात को रेफ़र करते हुए कह रहे हैं कि जो डूम्स हैं, डूम्स यानी जो हमारे फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज जिनके कि अब डेथ हो चुकी है, जो कि अब यहाँ पर इस कब्रिस्तान में यहाँ पर लेटे हुए हैं, तो उनका जो डूम्स है, उनकी जो कब्र है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंडर यानी बहुत ज़्यादा शानदार है, और जो उनका डूम्स है वो भी एक तरह से क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। और क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे एंसेस्टर कह सकते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज़्यादा माइटी थे, उनकी जो मृत्यु थी वो कितनी माइटी थी। माइटी मतलब वो कितने ब्रेव थे, उन्होंने जब तक वो अपना जीवन जिए कितने अच्छे से वो जिए, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, कितने ब्रेव थे वो, ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ कितने अच्छे तरह से जी थी, और जो उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु भी कितनी माइटी डेड थी, कितने ब्रेव थे वो, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो जजमेंट डे होगा उस डे पे गॉड भी ये मानेंगे कि हाँ उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी रही थी, और इसीलिए जजमेंट डे पे उनको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो डूम्स बने हुए हैं, उनकी जो कब्र है जहाँ पे हमारे फोर फादर्स लेटे हुए हैं आफ्टर डेथ, उनका जो ग्रैंडर, उनका जो वैभव है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वहाँ से भी हमें एक तरह से हैप्पीनेस लेनी चाहिए, और हैप्पीनेस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे फोर फादर्स की लाइफ कितनी ब्रेव थी, वो कितने हम्बल थे। एक तरह से वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, हमें उनके लाइफ से अच्छी बातें सीखनी चाहिए और हैप्पीनेस फील करना चाहिए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। आगे पॉइंट कह रहे हैं इसके अलावा सारी अच्छी अच्छी टेल्स होती हैं, कहानी, तो वो सारी लवली कहानियाँ जो हमने या तो हर्ड यानी सुनी है या फिर रेड यानी पढ़ी हैं, तो सारी कहानियाँ जो कि हमें कोई ना कोई अच्छा मैसेज देती हैं, एक अच्छा संदेश हमें जिन कहानियों से मिलता है, तो वो सारी कहानियाँ भी क्या हैं, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो पोएट्री लाइन से बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो जंगल के बीच में उगे हुए पेड़ों के झुंड हैं, जिनके साथ साथ मस्क रोज़ फ्लावर्स उगे हुए हैं और उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई है, ये भी किस तरह का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो कि हमें सुंदरता देता है, हमें हैप्पीनेस देता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें साथ ही साथ अपने फोर फादर्स को नहीं भूलना चाहिए, उनकी जो डूम्स हैं, उनकी जो कब्र है जहाँ वो लेटे हुए हैं, उसमें भी हमें एक हैप्पीनेस, एक ब्यूटी देखनी चाहिए, क्योंकि हमें याद करना चाहिए कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, कितने ऑनरेबल वो हैं हमारे लिए, कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो हमारे लिए, वो कितने ब्रेव थे, ये हमें याद रखना चाहिए। और इसीलिए उनके डूम से भी हमें एक हैप्पीनेस देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जितनी भी टेल्स हमने चाहे सुनी हैं चाहे पढ़ी हैं, जिनसे हमें अच्छे मैसेज मिलते हैं, हम कुछ अच्छा सीखते हैं, वो सब भी क्या हैं, शेप ऑफ ब्यूटी, शेप ऑफ हैप्पीनेस हैं। तो बच्चों इन लाइंस में भी हम राइम स्कीम देख सकते हैं। ये वर्ड एंड हुआ है ब्लूम्स और यहाँ पर है डूम्स, तो ब्लूम्स इज राइमिंग विथ डूम्स। इसी तरह से डेड एंड रेड, तो डेड रेड, तो यहाँ भी राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। हर लाइन का लास्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम क्रिएट कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे इसे लिखा गया है। तो ये है राइम स्कीम, ब्लूम, डूम्स एंड डेड एंड रेड। आगे देखते हैं। An endless fountain of immortal drink पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। आगे पॉइंट कह रहे हैं, अब पॉइंट ने हमें अब तक क्या क्या बता दिया, सारे नेचुरल ब्यूटीज़ के बारे में बता दिया, वो सारे ऑब्जेक्ट जिनको देख के हम एक तरह से हैप्पीनेस फील करते हैं, एक जॉय फील करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के एग्जाम्पल पॉइंट ने हमें दे दिए, सन, मून, ट्रीज़, इसके अलावा डैफोडिल्स के फ्लावर्स, और जो बीच बीच में जंगल के बीच में उगे हुए ब्रेक हैं, पेड़ों के झुंड हैं,
जहाँ पे मस्क रोज़ फ्लावर उगता है। इसके अलावा जो हमारे फोर फादर्स, हमारी हिस्ट्री है, वो हम जितनी भी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, ये सभी एग्जाम्पल हमने पढ़े। अब लास्ट में आके पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी नेचुरल ब्यूटी हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटी के, जो कि हमें जॉय देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, ये एक तरह से एक फाउंटेन है। फाउंटेन किसे कहते हैं? झरना। तो एक तरह से ये एक फाउंटेन, एक झरना है, और झरना भी कैसा? एंडलेस, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जिसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और इस फाउंटेन में क्या बहता है? इसमें कैसी ड्रिंक, एक ड्रिंक बहती है, और वो ड्रिंक कैसी है? इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो वो ड्रिंक जो कि हमें अमर कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? अमृत। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी नेचुरल ब्यूटी हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं और जो कि हमें एक तरह से हैप्पीनेस देते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट एक झरने की तरह हैं। और वो झरना में क्या बह रहा है? अमृत बह रहा है। तो एक तरह से ये अमृत का झरना है। पावरिंग ऑन टू अस, वो झरना जो कि हमारे ऊपर पॉर होता है, बहना, हमारे ऊपर बह रहा है या हमारे लिए बह रहा है। फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, और ये झरना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बह रहा है? ये हेवन यानी स्वर्ग के, ब्रिंक यानी किनारे से। तो एक तरह से पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये झरना सीधा स्वर्ग से हमारे पास आ रहा है, यानी कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ये सभी गॉड ने क्रिएट की हैं। तो ये जो हैप्पीनेस हम फील कर रहे हैं इन नेचुरल चीज़ों को देख के, वो हैप्पीनेस का एक्चुअल सोर्स कौन है? गॉड है। वो गॉड जो कि हेवन में रहते हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं लास्ट में कि वो सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमने इस पोएम में पढ़ा, ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये सारे नेचुरल ब्यूटीज़ एक तरह से एक झरना है, एक फाउंटेन की तरह है जिसमें इसकी अमृत बह रहा है, और ये सीधा हेवन से हमारे पास आ रहा है। और ये झरना भी ऐसा है जो कि एंडलेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट वापस से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोली थी। फर्स्ट लाइन में क्या बोला था उन्होंने? थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो उन्होंने वहाँ भी कहा था कि ये एक ऐसा जॉय है जो कि फॉर एवर रहेगा, हमेशा रहेगा। वही बात उन्होंने यहाँ एंड में रिपीट करी है कि ये फाउंटेन एंडलेस है, इसका कभी भी एंड नहीं होगा। ये नेचुरल ब्यूटी, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आप इनमें हैप्पीनेस, एक जॉय पा सकते हो। जब भी आपको लगे आपकी लाइफ में डलनेस आ गई है, आप अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो हमेशा आप नेचर में जाइए, नेचुरल चीज़ों को देखिए, वहाँ से हमेशा आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक जॉय मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लास्ट लाइन में ड्रिंक इज राइमिंग विथ ब्रिंक। तो यहाँ पे भी यूज़ की गई है राइम स्कीम। तो बच्चों इस तरह से हमने ये कंप्लीट पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट कर ली है। इसकी सारी हमने एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने समझ ली है। आई होप आपको कंप्लीट पोएम, सारे लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।